हेलो एंड वेलकम टू कम्पेटोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देखें तो यह एमसीक्यू क्वेश्चन है और यह हिस्ट्री से संबंधित है। और हिस्ट्री में किसका? मेडाइवल से, यानी कि मध्यकालीन भारत से हमारा 50 क्वेश्चन होगा जो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और प्रीलिम्स के एग्जाम का मतलब यहाँ पर है जनरल कंपटीशन में किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे ए टू जेड का मतलब है कि छोटे लेवल के एग्जाम से लेकर बड़े लेवल यूपीएससी तक के क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए गए हैं और काफ़ी यह इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टेट पीसीएस का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन होंगे और प्लस कुछ क्वेश्चन इस पर सेट किए गए हैं, मतलब कि यूपीएससी लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन को सेट भी किया गया है। तो ऐसे जनरल कंपटीशन के लिए, एसएससी रेलवे के लिए तो काफ़ी यह बेनिफिशियल ही होगा। इस तरह से देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का। जैसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, भारत पर सफल पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? अगर हम मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं। एक यहाँ पर कौन हो जाता है? सबसे पहले यानी कि अरबी लोग हो जाते हैं, फिर उसके बाद तुर्की आते हैं। तुर्की में आपका हो जाएगा महमूद गजनवी हो जाएगा, फिर मोहम्मद गौरी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं तो फारसियन यानी कि ईरानियों का भी यहाँ पर क्या होता है? आक्रमण होता है। ठीक है, तो वो तो बहुत एंशिएंट पीरियड में हुआ है। तो यहाँ पर हम मेडाइवल पीरियड में अगर देखें तो 2 यहाँ पर आक्रमणकारी यहाँ पर मुख्य रूप से मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर आते हैं। पहला है मोहम्मद बिन कासिम के समय, जो 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया था हमारे देश में यानी कि इंडिया में, और सिंध प्रांत को क्या किया था? विजित किया था उस हिसाब से। तो कब किया था? 712 ईस्वी में। और उसके बाद हम देखें तो फिर 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी आता है और फिर 12वीं शताब्दी में देखें तो मोहम्मद गौरी आता है, जो हमारे इंडिया पर तुर्की आक्रमणकारी जो मुस्लिम होते हैं यहाँ पर आक्रमण करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। ना यहाँ तुर्कियों की चर्चा है और ना ही अरबियों की चर्चा है। तो फिर हम यहाँ पर देखें तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन होगा? अरबी थे, और अरबी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। और मोहम्मद बिन कासिम कब आया था? 712 ईस्वी में आया था, यानी कि हमारे देश पर आक्रमण किया था। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था क्या था? एक तुर्क आक्रमणकारी, बी में है कि एक अरब आक्रमणकारी, सी में एक यूनानी आक्रमणकारी और डी में है एक ईरानी आक्रमणकारी। तो इसमें देखिए तो क्या था? अरब आक्रमणकारी, यानी कि बी ऑप्शन। अरबों का पहला आक्रमण होता है, यानी कि मुस्लिम देखे तो मुस्लिमों में अगर देखे तो अरबों का पहला आक्रमण, और वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। और कब होता है? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? भारत के अगर जनता के संदर्भ में देखें तो हिंदू शब्द का यहाँ पर चर्चा है। हिंदू जैसे अगर देखें तो अरबी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। खास करके यहाँ पर देखें इसकी कैसी कहानी शुरू होती है। जैसे अरबी सिंधु को हिंदू कहते थे, यानी कि सिंधु क्या था? उनको शुद्ध अगर देखें अरबी भाषा में उसको हिंदू कहते थे, और वहीं हिंदू से फिर यहाँ पर हिंदू शब्द यहाँ पर आगे आता है, यानी कि अरबियों ने सबसे पहले इसको क्या किया था? यूज किया था। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने इससे किया था। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन में है कि चचनामा के अनुसार छठी और सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ थी? और इस चचनामा में अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में काफ़ी यहाँ पर विस्तृत रूप से इसका व्याख्या मिलता है। और इसमें देखें तो सबसे पहले देखें तो छठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ थी? हमारा ऑप्शन दे रहा है कि अरोड़, दूसरा में है देवल, सी में है लोदवा और डी में है बाड़मेर। तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। इस समय हमारा सिंधु में क्या कहते हैं, यानी कि इसमें सिंधु देश की राजधानी कहाँ थी? तो अरोड़ में थी। अरोड़ हमारा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, धंग, विद्यासागर, जयशक्ति तथा डोंग जैसे चंदेल शासकों में से कौन महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्यासागर, जयशक्ति और डंग, ये सब क्या है? शासक का नाम है। और कौन से शासक ये हैं? खास करके देखें तो चंदेल शासक इनको कहा गया है। चंदेलों का यह शासक है। और इस तरह से देखें तो इसमें कौन या महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? पहला है धंग, बी में है जयशक्ति, सी में है डोंग और डी में है विद्याधर। तो विद्याधर ऐसा व्यक्ति है जो महमूद गजनवी से यह पराजित नहीं हुआ था। यह ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट
6 क्वेश्चन, महमूद गजनवी के हमले के बाद किसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? आप जानते हैं कि महमूद गजनवी ने यह हमारे सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में, कब किया था? 1025 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। और वहां पर उस मंदिर पर आक्रमण करने का मतलब यहाँ पर यह था, इसका सेंस ये था, इसका उद्देश्य ये था कि वहां से धन को काफी मात्रा में लूटना। अब वहां पर यानी कि आप जानते हैं मंदिरों पहले क्या हुआ करता था, यानी कि धन का अड्डा हुआ, सोने चांदी का ये सब, यानी कि जितने भी ज्वेलरी होते थे वो मंदिरों में क्या होता था, वहीं पर इकट्ठा रहता था। उसमें एक तरह से एक चोरी के डर से वहां पर क्या लोग करता था, वहां पर जमा कर देता था। तो इस तरह से इन लोगों को ये पता था कि मंदिरों में काफी सोना चांदी यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और यहाँ पर धन के रूप में जमा किया गया है। तो उसने इस मंदिर को टारगेट किया था यहाँ पर, यानी कि धन को प्राप्त करने के लिए। और कब किया था? 1025 ईस्वी में। और इस तरह से देखे जब इसका उस समय का शासक कौन था? भीमदेव था। भीमदेव क्या यहाँ पर भाग गया था जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। तो उस समय भीमदेव, गुजरात का शासक भीमदेव वहां से भाग चुका था, कुछ लोगों के साथ वहां से वह पलायन कर गया, मतलब कि उससे युद्ध नहीं किया। और जब महमूद गजनवी उसको पराजित क्या कहते हैं, उससे मंदिर को तोड़वा कर वहां के धन को लूट कर फिर वापस जाता है, तो फिर बाद में इस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने वाला जो है वह कौन है? भीमदेव। भीमदेव ने इसका पुनर्निर्माण किया था। 6 का ए ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, गजनवी के आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? पहला दे रहा है तोमर राजवंश का, बी में है हिंदुशाही वंश का, सी में है चौहान वंश का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अगर हरियाणा क्षेत्र के बारे में कहें तो वहां पर हरियाणा और कहाँ? दिल्ली में, यह दोनों जगह में तोमर राजवंश का शासन चल रहा था। और यहाँ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय तोमर वंश का शासन था, यानी कि 7 का ई ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में है कि मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह, अकबर तथा महमूद गजनवी में से किस शासक ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? चांदी के सिक्के निर्मित किए थे और प्लस क्या? संस्कृत लेख के साथ, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ, उस पर संस्कृत में वहां पर कुछ लिखी हुई थी। और वैसे चांदी के सिक्के निर्गत कराने वाला कौन व्यक्ति है? यहाँ पर 4 शासकों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा यह क्या होगा? बी ऑप्शन, महमूद गजनवी के संस्कृत मुद्रा लेख यहाँ पर मिले हुए हैं जो चांदी के सिक्का हुआ करते थे, और यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार पहले देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है उत्तवी, बी में है अलबरूनी, और सी में है फिरदौसी, और डी में है फारूकी। तो इसमें हमारा ई ऑप्शन होगा ए, यानी कि उत्तवी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। 3 क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? प्रथम मुसलमान के बारे में चर्चा करना है जिसने पुराणों की अध्ययन किया था। पुराण क्या है? हिंदू ग्रंथ है, और इस हिंदू ग्रंथ को, पुराण को अध्ययन करने वाला कौन था? तो पहला ऑप्शन दे रहा है अलबरूनी, बी में कह रहा है उत्तवी, और सी में है फिरदौसी, और डी में है फारूकी। तो यहाँ पर यानी कि पुराणों का अध्ययन करने वाला ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, यानी कि अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद में उसकी जो पुस्तक है उसमें इन पुराणों का अध्ययन करके भारतीय परिवेश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, हर तरह की व्यवस्था को जो था यहाँ भारत में, उन सब का उसमें बहुत ही विस्तृत ढंग से और व्यवस्थित ढंग से उसको किया है। तो यहाँ पर अलबरूनी हो जाएगा, यानी कि पुराणों का अध्ययन करने वाला ए ऑप्शन। यहाँ तक कहा जाए कि अगर क्या अलबरूनी पुराणों के अध्ययन करके क्या उसका कंटेंट को अपनी तहकीक ए इतिहास में क्या उसका वर्णन किया था, तो यहाँ पर यह बात आ जाएगा कि सिर्फ पुराणों का ही नहीं और भी भारतीय ग्रंथों को उसने क्या किया था, यानी कि संस्कृत का वो प्रकांड विद्वान भी था, तो अध्ययन किया और भारतीय समाज के बारे में यानी कि परिवेश के बारे में अध्ययन करके अपनी पुस्तक में उसका वर्णन भी किया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेय देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? गंगेय देव और उसकी राजधानी
कल त्रिपुरी का विवरण दिया था। ऑप्शन में है अलबरूनी, उत्वी, फिरदौसी, फारूकी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। यहाँ पर भी देखें तो अलबरूनी ने गंगेय देव यानी कि कलचुरी शासक गंगेय देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का चर्चा काफी किया है, तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, शाहनामा ग्रंथ का लेखक कौन था? शाहनामा में देखें तो हम यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन ये दिया है फिरदौसी, बी में है अलबरूनी, सी में उत्वी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शाहनामा का लेखक या रचयिता कौन था? तो फिरदौसी था और यह फिरदौसी ने ही इसकी रचना किया है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनवी के साथ आने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी, तुर्कियों में यह पहला आक्रमणकारी है और दूसरा तुर्की आक्रमणकारी कौन होता है? मोहम्मद गौरी होता है। तो यहाँ पर महमूद गजनवी के समय आने वाला व्यक्ति में देखें तो पहला ऑप्शन दिया है उत्वी, बी में है फिरदौसी, सी फारूकी, डी अलबरूनी। तो महमूद गजनवी के साथ आने वाला वह मुस्लिम विद्वान कौन है? तो डी अलबरूनी है। अलबरूनी ने आया था उसके साथ भारत में। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक जो है जिसकी रचना प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? इस पुस्तक की रचना करने वाले लेखक का क्या नाम है? पहला दिया है उत्वी, बी में दिया है फिरदौसी, सी में है फारूकी और डी में है अलबरूनी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किया था जो महमूद गजनवी के समय यहाँ भारत में आया था। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में है कि तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, दोनों पुस्तक का नाम एक ही, दोनों पुस्तक जो यहाँ पर है दोनों का नाम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पुस्तक का नाम दो है लेकिन है एक ही। और यहाँ पर देखें तो इसकी रचना कौन किया है? अलबरूनी ने ही किया है। जैसे फिरदौसी है, अलबरूनी, उत्वी और फारूकी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि 15 का बी ऑप्शन। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक रूप में जाना जाता है, यह तहकीक ए हिंद पुस्तक की रचना किया था। 15 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? और यह कब? 1192। अगर हम इस डेट को देखें, इस ईयर को देखें तो यह बहुत ही बड़ा एक युद्ध का एक संकेत देता है जिसको हम लोग कहते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का 2 युद्ध हुआ है और 2 युद्ध में पहला युद्ध हुआ है 1191 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है, जिसमें भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान ने उसको क्या किया? पराजित करके यहाँ से खदेड़ दिया। किसको खदेड़ दिया? मोहम्मद गौरी को। ठीक 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी फिर पलायन करता है, इंडिया में आता है और वह तराइन का दूसरा युद्ध होता है और उस दूसरे युद्ध में यह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसको कैद करके फिर अपने स्वदेश वापस लेकर गया है। इस तरह से देखें यहाँ पर यह 1192 की बात है और यह 1192 की बात है, तो फिर इसका मतलब है इसमें यानी कि तराइन का युद्ध है और यह कौन सा युद्ध है? दूसरा युद्ध है। ठीक है, और इसमें मध्य एशिया में शासक ने उत्तर भारत पर जीता था, तो इसमें आ जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को जीत लिया था, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान को इसने क्या किया था? पराजित कर दिया था। और देखे तो पृथ्वीराज चौहान यानी कि खास करके देखे तो हमारा क्या है, यानी कि राजस्थान के एरिया इनका क्या था? एक शासन क्षेत्र में था और वहां पर इसने विजित किया था। इस तरह से बी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किस भारतीय शासक ने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को दूसरा जो तुर्की आक्रमणकारी है उसको पराजित करने वाला हमारे भारतीय शासक कौन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आते ही रहते हैं और खास करके देखें तो यह किसी स्टेट पीसीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है। और इसमें देखें तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किस भारतीय शासक ने पराजित किया था? तो पहला दे रहा है करमाथी जाति ने 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में पहला सामना होता है करमाथी जाति से मोहम्मद गौरी का, लेकिन करमाथी जातियों ने मोहम्मद गौरी को पराजित नहीं कर पाया, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट भीम द्वितीय मतलब यहाँ पर है 1178 ईस्वी में, तो भीम द्वितीय के साथ भी मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ है और यह हमारे गुजरात के शासक हैं, भीम द्वितीय हैं और इन्होंने मोहम्मद गौरी को सन्नी देओल के स्टाइल में मार मार कर यहाँ से खदेड़ दिया था और फिर वह चला गया
तो बहुत सालों के बाद फिर हमारे भारत पर वह आक्रमण करता है। सोचिए, 1178 में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था और उस युद्ध का नाम है अनहिलवाड़ा का युद्ध। अनहिलवाड़ा के युद्ध में इसने उसको पराजित करके मोहम्मद गौरी को भारत से खदेड़ दिया था। फिर उसको हिम्मत नहीं करता था। 78 के बाद फिर 1191 में फिर सोचता है युद्ध करने के लिए, बदला लेने के लिए। और इस समय देखिए तो यहाँ का शासक कौन होता है? भारत का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान होते हैं और उनके साथ तराइन का युद्ध होता है। और इस तराइन के युद्ध में देखें तो पहला तराइन का युद्ध है जिसमें गौरी फिर पराजित हो जाता है। दूसरी बार पराजित होता है हमारे भारतीय शासक से, और पराजित करने वाला व्यक्ति कौन है? वह है पृथ्वीराज चौहान है। फिर उसके बाद 1 साल के बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से फिर उसका युद्ध होता है। लेकिन इस समय पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? हार जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यह सब जितने भी यहाँ पर दिया गया है, जितने भी फैक्ट दिए गए हैं, सब यह मोहम्मद गौरी से संबंधित है। और इसमें सबसे पहले अगर वो पराजित होने वाला है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भीम द्वितीय से वह पराजित हुआ था 1178 ईस्वी में। इस तरह से बी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। 18 क्वेश्चन, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत शासन, अगर देखें तो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? पहला है अनहिलवाड़ा का युद्ध जो भीम द्वितीय के द्वारा हुआ था, और यह हुआ था कब? 1178 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध में मुस्लिम शासक पृथ्वीराज चौहान मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी यहाँ से पलायन कर गया, यानी कि उसको मारकर खदेड़ दिया गया। फिर है कि तराइन का प्रथम युद्ध, यह होता है कब? 1191 ईस्वी में। इस समय क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गौरी को पराजित करके यहाँ से खदेड़ दिया था। तो यहाँ पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना दोनों युद्ध में होने की संभावना नहीं बनी। फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो तराइन का द्वितीय युद्ध है, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर पराजित हो जाता है मोहम्मद गौरी से, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उत्तर भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? कौन है जयचंद्र? महान शासक जयचंद्र, मोहम्मद गौरी ने इनको भी पराजित किया था। जयचंद्र के बारे में अगर कहें तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया था, यानी कि यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, भारत में आक्रमण करने के लिए। बात ये था कि इनकी एक बेटी थी जयचंद्र की, संयोगिता, और उस संयोगिता का प्रेम प्रसंग पृथ्वीराज चौहान से चलता था। जब उसकी स्वयंवर रचाई गई थी उस समय सारे राजाओं को बुलाया गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था। उसकी एक मूर्ति रखी गई थी, और मूर्ति वो भी खड़ा की गई थी, यानी कि लाइन में। अब माला लेकर वहाँ पर देखा जाए तो किसी भी शासक के घर में माला नहीं डालती है सिर में, यानी कि गर्दन में। अब क्या किसको, यानी कि उस मूर्ति को, यानी पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति होती है उसमें उसने डाला। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है और आया घोड़े पर, उसको लेकर यहाँ से क्या, यानी कि दूल्हा आया और दुल्हन को घोड़े पर लेकर वह अपने स्वदेश चला गया। अब यहाँ पर जयचंद्र इसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को निमंत्रण देता है, और निमंत्रण देता है क्या कि भारत पर आप आक्रमण करिए और पृथ्वीराज चौहान को आप पराजित करिए। डायरेक्ट तो उससे पंगा ले नहीं सकता था, बुढ़ा शासक था, नहीं तो अपने से पंगा नहीं ले सकता था, तो दूसरे किसी से वह पराजित करवाना चाहता था, बदला लेने के लिए उसकी बेटी को लेकर चला गया था। इस तरह से देखें तो जब यहाँ पर जयचंद्र के द्वारा वो आया, फिर से तराइन का दो युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद अब जयचंद्र कहता है कि हम यहाँ चारों तरफ के क्या है, यानी कि पूरे उत्तर भारत का हम शासक बने। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी वापस तो जाने वाला नहीं था। अब जयचंद्र उसको बार बार प्रेशर दे रहा है कि तुम अब यहाँ से जाओ, तुम्हारा जो काम था वह पूरा हो चुका है, हमने बदला ले लिया पृथ्वीराज चौहान से, उसको हरा कर तुमसे, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ से जाने मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने वाला कहाँ था, इसलिए अब इनके साथ युद्ध करता है। और इनके साथ युद्ध कब करता है? 1194 ईस्वी में युद्ध करता है, और यह युद्ध का नाम होता है चंदावर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जयचंद्र को क्या करता है, वह पराजित कर देता है। और इस तरह से देखें तो उत्तर भारत में इसका बड़ा ही शासन यानी कि क्षेत्र शामिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा यानी कि 19 क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन,
भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे प्रथम इक्ता प्रदान किया था? अगर इक्ता प्रथा का अगर वास्तविक जनक कहा जाए तो वह इल्तुतमिश था, लेकिन उसके पहले भी इस इक्ता प्रथा के तहत ही यहाँ पर देखे तो मोहम्मद गौरी इसको शुरू कर चुका था, लेकिन वह व्यवस्थित ढंग से नहीं था, लेकिन फिर भी वह इक्ता प्रदान किया था। किसको किया था? अगर देखे तो पहला हमारा यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है इल्तुतमिश और सी में है बलबन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता प्रदान किया था। ये क्वेश्चन में कहीं भी एरर नहीं है, यह प्रीवियस क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। और इसमें देखें खास करके इल्तुतमिश के समय में इक्ता की चर्चा आती है, लेकिन यह इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी के समय बिल्कुल नहीं है। तो यह इक्ता की बात जो आ रही है यह किसके समय होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का होगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों को किसको सौंप कर चला गया? तो ऐबक को, यानी कि उसका एक गुलाम था ऐबक, और उसको सौंप कर फिर वापस चला जाता है। और ऐबक यहाँ क्या करता है? लाहौर से यहाँ पर प्रशासन मुस्लिम शासक बनता है और वहां से अपनी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम इक्ता प्रदान कर किया गया था। ई ऑप्शन, यानी कि 20 का ई ऑप्शन राइट ऑप्शन। 21 क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? देवी लक्ष्मी की आकृति बहुत बड़ी बात है सिक्कों पर। मुस्लिम, वो भी किसके? मुस्लिम शासकों के नाम, मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर। पहला है मोहम्मद गौरी है, डी में है महमूद गजनवी और सी में कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में है इल्तुतमिश। अगर देखें तो देवी लक्ष्मी की आकृति बना हुआ जो है वह किसका होगा? ई ऑप्शन, यानी कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देखें तो देवी लक्ष्मी की आकृति उस पर बनी होती थी, और इस तरह से ई ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बंगाल एवं बिहार की बात आ रही है, उस पर विजय प्राप्त किया था, और वो कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था। पहला ऑप्शन में दे रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है इल्तुतमिश और सी में है बख्तियार खिलजी और डी में है यल्दौज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, और यह किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। 22 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम इनकी हम पता करना है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है कि महमूद गजनवी, फिर दे रहा है मोहम्मद गौरी। ये दोनों क्या है? तुर्की आक्रमणकारी हैं, और इन दोनों तुर्की आक्रमणकारियों में सबसे पहला जो होता है यह होता है महमूद गजनवी, और उसके बाद मोहम्मद गौरी होता है। और चंगेज खां यानी कि और तैमूर के बारे में अगर कहें, चंगेज खां तैमूर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि चंगेज खां जो है यह कब आया था? इल्तुतमिश के समय आया था, जो आगे आने वाले पीरियड में होगा। इस तरह से हमारा ई ऑप्शन क्या होगा? यह राइट होगा, ई ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एक बात का और ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर चंगेज खां और तैमूर यहाँ पर दो है, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। यानी कि महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के बाद चंगेज खां है, और चंगेज खां के बाद तैमूर है, और ये तैमूर का आक्रमण भी यहाँ पर इसको ध्यान देना है। और इस तरह से हमारा सबसे लास्ट में तैमूर का आक्रमण होता है, और यह हमारा देखें तो यह हमारा सुमिलित है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यह क्या है? इसका सही कालक्रम है, और ए ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। मतलब कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, इसके बाद चंगेज खां, और चंगेज खां के बाद क्या आता है? तैमूर आता है। इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, भारत पर तुर्की आक्रमण की सफलता का एक प्रमुख कारण क्या था? तुर्कियों ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया था तो उनकी सफलता का राज क्या था? उसका क्या एक महत्वपूर्ण कारक था? सफलता का तो ऐसे बहुत कारण था, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण इन ऑप्शन में दिए गए, इनमें क्या महत्वपूर्ण होगा तो हमको सबसे पहले देखना है। ऑप्शन में दे रहा है ए में कि कुशल सैन्य शक्ति। क्या कुशल सैन्य शक्ति के बल पर तुर्की ने भारत पर सफल आक्रमण किया? क्या ऐसा था? तो अगर उनके पास कुशल सैन्य शक्ति थी तो क्या भीम द्वितीय के पास नहीं था, जिसने तुर्कियों को मार मार कर खदेड़ कर यहाँ से खदेड़ दिया था? क्या पृथ्वीराज चौहान के पास नहीं था, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में ही मोहम्मद गौरी को खदेड़ दिया था? हमारे भारतीय के पास भी देखें तो कुशल यहाँ पर सैन्य क्षमता भी था, सैन्य शक्ति भी थी। यह ऑप्शन नहीं हो सकता है जिसके बल पर तुर्की आक्रमणकारी सफलतापूर्वक यहाँ पर आक्रमण करते हैं, ये नहीं होगा। हमारे भारतीय शासकों के पास भी ये शक्तियाँ थे।
दूसरा है कि कुशल नेतृत्व क्षमता। कुशल नेतृत्व क्षमता सिर्फ तुर्कियों में नहीं था, हमारे भारतीय शासक में भी था, क्योंकि भीम द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान ने भी कुशल नेतृत्व का प्रयोग करते हुए, क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इन तुर्की आक्रमणकारियों को मारा भी था और खदेड़ा भी था। नेक्स्ट है हमारा सी, भारत में अयोग्य शासक। क्या भारत में सिर्फ अयोग्य शासक होने के कारण तुर्कियों का यहाँ पर सफल आक्रमण हुआ? नहीं, हमारे यहाँ भी क्या थे, योग्य शासक थे और मुंह तोड़ जवाब भी दिए हैं। ईंट के जवाब जो पत्थर वाला कहते हैं ना, उस हाल वाला भी जवाब दिए हैं, लेकिन ये भी कारण नहीं हो सकता है। अब डी है, उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता का अभाव। ये सही होगा, क्योंकि उत्तरी भारत में जितने भी छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे और शासन कर रहे थे, जैसे जयचंद्र कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान कर रहे थे, अलग अलग एरिया पर अपना शासन व्यवस्था कर रहे थे, तो उस हिसाब से देखें तो यह एक पड़ोसी देश जो होता था, इनका अपना एक पड़ोसी राजा दूसरे पड़ोसी का क्या होता था, दुश्मन हुआ करता था। इन लोगों में आपस में नहीं बनती थी, इनमें राजनीति एकता नहीं हुआ करता था। देखे तो एक दूसरे को हराने के चक्कर में, एक दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगा रहता था। और इस तरह से देखे तो ये मंडल सिद्धांत के आधार पर ये अपना शासन कर रहे थे, और यहीं पर मौका मिल जाता है तुर्कियों को इस मंडल सिद्धांत में घुसकर इनको पराजित करने का, और बारी बारी से सबको हिट करते गया और सबको पराजित करते गया और उत्तर भारत अपने कब्जा में ले लिया। और इस तरह से देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? अगर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में हम देखें तो यहां पर दिया है कि 637 ईस्वी, फिर दिया है 647 ईस्वी, फिर दिया है 712 ईस्वी, और डी में दिया है 1013 ईस्वी। यहां पर देखें तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये ऑप्शन 637 क्यों होगा? क्योंकि अरबियों ने सबसे पहले देखें तो हमारे तटीय प्रदेश, जो पश्चिम क्षेत्र का तटीय प्रदेश है, वहां पर इन लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। अरब सागर से होकर मुस्लिमों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। और बंबई के पास एक थाना नामक थाना, कौन सा, एक थाना नामक एक एरिया है, जहां पर सबसे पहले देखें तो 637 ईस्वी में इस थाना नामक स्थान पर अरबियों का आक्रमण होता है। लेकिन वहां के शासकों ने क्या किया था, इन मुस्लिम शासकों को मार मार कर खदेड़ दिया था, उनकी वहां पर पनाह नहीं मिल पाई। अब आगे चलकर बार बार ये लोग क्या करते थे, हमारे पश्चिमी तटीय प्रदेशों पर ये लोग आक्रमण करते थे, लेकिन इनको पनाह नहीं मिल पाता था। आगे चलकर 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो है, वह सिंध पर जब आक्रमण किया तो वहां पर उसको सफलता मिलती है, लेकिन तटीय क्षेत्र पर इनकी सफलता नहीं मिल पाती है। और इस तरह से देखें तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो 637 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह असफल था। और यहाँ हमारे क्वेश्चन में सफल या असफल की बात में चर्चा नहीं की गई है, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन किया गया है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, चाहे वह सफल हो या वह असफल हो, तो हमारा क्या हो जाएगा 637 ईस्वी में, क्योंकि थाना नामक प्रदेश पर यहाँ पर आक्रमण हुआ था जो बंबई के पास में है। और इस तरह से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर अरबियों के, अगर देखा जाए मुस्लिमों के सफल आक्रमण के बारे में अगर क्वेश्चन करता वहीं, तो सीधे हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, 712 ईस्वी हो जाता, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है, और यह 637 ईस्वी में थाना नामक प्रदेश पर इन लोगों ने आक्रमण किया था। 25 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 26, भारत पर अरब आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ये पता करना है। अरबों ने सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया मतलब सफल आक्रमण किया, राइट है। सिंध भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत था, पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर प्रांत था, बिल्कुल राइट है ये भी। भारत पर पहला अरब आक्रमण 712 में हुआ था जो सफल हुआ, तो प्रथम भी कहा जाएगा सफल आक्रमण, ये भी क्या होगा, राइट होगा। डी है कि अरब सिंध को जीतने में असफल हुए, नहीं, यह गलत हो जाएगा, यानी कि जो गलत था वही हमको टिक करना था, कथन असत्य जो हो वही है, यानी कि कथन सत्य नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि अरब सिंध को जीतने में सफल नहीं हुए, मतलब जीतने में सफल हुए। लगभग 2 वर्षों तक अरबों ने वहां पर शासन किया, 712 में यहां पर पहुंचते हैं और सफल आक्रमण करके उसको विजित करते हैं सिंध को, और वहां पर धन दौलत 2 वर्षों तक काफी लुटते हैं। और भारत का वह सबसे उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था, 2 साल तक खूब लुटते हैं उसको, और वहां से फिर 714 ईस्वी में यहां से फिर पलायन करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद
सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? अगर देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का पीछे रिपीट हो चुका है, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो फिर वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या होगा? भीमराव प्रथम, मूलराज, भीमदेव या जय सिंह सिद्धिराज। तो क्या इसका ऑप्शन हो सकता है? आप क्या बता सकते हैं? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? मूलराज ने देखें तो महमूद गजनबी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मूलराज की बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, अरब आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान के स्थानीय शासकों ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। क्या यह राइट है? बी में है, 2 में है कि अरब के लोग केवल विजेता बनकर ही भारत में आए थे। अरब के लोग केवल विजेता ही बनकर आए थे, क्या ऐसा बात है? नहीं। अगर ये विजेता बनकर आए होते, सिर्फ विजेता का टैग लगाकर विजेता का वैक्सीन लेकर ये लोग आए होते हमारे देश में, मतलब कि कभी पराजित नहीं होना था, तो फिर 637 ईस्वी में पश्चिमी तटीय प्रदेश बंबई के पास जो थाना पर इनका पहला आक्रमण हुआ था, जो अब सफल हो गया था। तो फिर क्यों यहाँ पर असफल हो जाता है? तो यहाँ पर ये बताता है, तो अरब लोग भी केवल विजेता बनकर ही भारत में आए थे? नहीं, वह अगर देखे तो वह मतलब कि क्या कहते हैं, हार का भी सामना उनको करना पड़ा, और इस तरह से देखे तो विजेता ही बनकर नहीं, यानी कि एक असफल यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में भी आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अरबों ने पश्चिम भारत में बस्तियां भी स्थापित किया था। अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो वहां पर कई शहरें भी स्थापित किए थे, कई बस्तियां भी बसाए हुए थे। तो यहाँ पर तीसरा भी क्या होगा? यह राइट होगा। पहला और तीसरा राइट है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। पहला है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। बी में है कि उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, यानी कि भारत के जो उस समय तत्कालीन जो संस्कृत ग्रंथों में जो स्टेटमेंट दिया गया था या जो वहाँ पर व्याख्या दी गई थी उसको पढ़ा था, और उसको भी क्या किया था? अपने पुस्तक में, तहकीक ए हिंद पुस्तक में क्या किया था? उसको डाला था, यानी कि यहाँ से कंटेंट भी प्राप्त किया था। वह संस्कृत का विद्वान था, यहाँ पर यह भी कहा गया है संस्कृत का विद्वान था। बिल्कुल था, क्योंकि संस्कृत का अध्ययन करके, यानी कि ग्रंथों क्या थे? ग्रंथ यहाँ पर देखा जाता भारतीय ग्रंथ संस्कृत में हुआ करते थे खास करके, तो उस ग्रंथों को पढ़ा भी था और उससे कुछ समझ कर सीख कर अपने पुस्तक में उसका वर्णन भी किया था। फिर है कि वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। यहाँ पर देखा जाता हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा, यानी कि संबंध में सही नहीं है, तो यह ए हो जाएगा, यानी कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह सही नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक भी था, क्योंकि उसकी जो पुस्तक में जिस तरह की बातें वर्णन की गई है, हर यहाँ जाति के बारे में, हर यहाँ के समुदाय के बारे में, यहाँ के जातियों को कई कैटेगरी में वो बांटने की कोशिश किया है, वह बांटने की कोशिश किया है, हर जाति धर्म के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश किया है, कैसे यहाँ के कल्चर है, कैसे लोग समाज में किस तरह किस परिवेश में लोग रहते हैं, इनकी कैसी संस्कृतियां हैं, ये हर संस्कृति के बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था या किसे हराया था? तो ऑप्शन है कुमारपाल, बी में है गोविंदराज, और सी में है जयचंद्र, और डी में है भीम द्वितीय। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जयचंद्र 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा वह पराजित हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, कथन ए और आर दिया गया, कथन ए एक कथन दिया गया है और कारण आर दिया गया है। अब इनमें क्या करना है? कूट के द्वारा इनका आंसर देना है, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम कथन और कारण को पढ़ते हैं। पहला है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, क्या यह सत्य है? दूसरा है कारण, वह भारत से अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था, क्या इसी कारण उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? क्या यह सही है? अगर यहां देखें यहाँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए कैसे कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, तथा आर
ए की सही व्याख्या करता है। मतलब आर मतलब क्या, यहाँ पर रीजन जिसको हम लोग कहते हैं कारण, और यह कारण जो है ए मतलब स्टेटमेंट यानी कि एक कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्यों गलत होगा, क्योंकि महमूद गजनवी का भारत पर जो बार बार आक्रमण किया गया था, इसका एक ही उद्देश्य था, इस्लाम को प्रचार करना और यहाँ से भारत से, क्योंकि भारत क्या थी, सोने की चिड़िया थी, और यहाँ से धन को प्राप्त करना और अपने स्वदेश में जिस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी इसके लिए, वहाँ को उसके लिए अनुकूल करना। इस तरह से देखें तो हमारा एक दूसरे का सही व्याख्या भी नहीं करता है। मतलब 17 बार तो आक्रमण किया, तो क्या यह आक्रमण मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए किया? बिल्कुल नहीं। यानी कि यहाँ पर इस्लाम का प्रचार करने के लिए किया था, स्थापना करने के लिए नहीं। इस्लाम के यहाँ पर स्थापना यानी कि मुस्लिम शासन का स्थापना करने के लिए नहीं, और प्लस यहाँ पर धनों को लूटने के लिए किया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं बी ऑप्शन में। ए और आर दोनों क्या है, सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ देखें तो हमारा आर तो ऐसे ही गलत है, तो फिर यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, ये कैसे सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर हम आते हैं जब सी में, तो कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। तो ये क्या है, यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, बिल्कुल राइट है। और आर वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, बिल्कुल ये गलत है, मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। और इस तरह से देखें तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। यानी कि 31 क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनें। पहला है चंगेज खां, 2 में है कि महमूद गजनवी, 3 में है मोहम्मद गौरी, और डी में है तैमूर। और इस तरह के ऑप्शन अगर देखें तो इनको क्या करना है, काल क्रमानुसार इनको अरेंज करना है। अगर इस ऑप्शन में देखें तो चंगेज खां यह अगर मान लेते हैं कि डेट आपको नहीं पता है लेकिन कहानी तो पता होगा। चंगेज खां देखे तो यह इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था, यानी कि सिंधु नदी के पास में आकर, और इसका दुश्मन हमारे भारत में पनाह लिया हुआ था। तो इल्तुतमिश को यह मैसेज करता है कि आप हमारे दुश्मन को वापस कर दीजिए, हम आपके देश पर यानी कि हम आपके सल्तनत पर किसी तरह का हम मतलब कि आक्रमण नहीं करेंगे। और इल्तुतमिश ने सूझबूझ का सहारा लेते हुए उसने क्या किया था, मंगबंडी इसका जो दुश्मन था उसको वापस कर देता है। और देखिए तो यह इल्तुतमिश से संबंधित है, यानी कि इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है उससे संबंधित है। फिर महमूद गजनवी देखिए तो यह आपके लगभग 11वीं शताब्दी का 10वीं-11वीं शताब्दी में यह हमारे भारत पर यह बार बार आक्रमण करने वाला तुर्की आक्रमणकारी था जो पहला था। फिर मोहम्मद गौरी, इसके जस्ट बाद में ये आता है। और फिर उसके बाद तैमूर का देखें तो तैमूर जो है यह खास करके देखें तो यह तुगलक वंश के समय, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश जो है उसके समय आक्रमण किया था। तो इनमें अगर देखें सबसे पहले तो महमूद गजनवी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। फिर महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी उसको आगे बढ़ाता है उसकी आक्रमण को, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इल्तुतमिश के समय 1 नंबर हो जाएगा। और फिर तैमूर यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो जाएगा, और यह 4 हो जाएगा। यानी कि 2 3 1 4 2 3 1 4 अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन, 2 3 1 4, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। अब यहां पर भी कथन और कारण है। कथन और कारण पहला है, यहां पर कथन में भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तुर्की आक्रमण सफल हुए तभी तो तुर्कियों का यहाँ पर वंश शुरू होता है जो पहले गुलाम वंश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुर्की आक्रमण क्या होता है, सफल होता है, बिल्कुल ये क्या होगा, राइट होगा। मतलब ए हमारा जो कथन है वह क्या है, राइट है। दूसरा कारण यहाँ पर दे रहा है कि आर, और आर का मतलब क्या है, रीजन जिसको हम लोग कारण कहते हैं। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, मतलब ये क्या है, कारण है। मतलब क्या इसी कारण से उत्तर भारत में राजनीति एकता नहीं होने के कारण से भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल राइट है। दोनों क्या है, राइट है। और दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी और जिसके कारण भारत पर तुर्की आक्रमण क्या होते हैं, सफल होते हैं। और इस तरह के ऑप्शन अगर देखें तो हमारा ए ऑप्शन में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए के सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। यानी कि 33 क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 क्वेश्चन में है, दिल्ली में कुब्बत उल
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी में है इल्तुतमिश ने, और सी में है बख्तियार खिलजी ने, और डी में है यल्दौज ने। यल्दौज तो कभी शासक बना ही नहीं था। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का यह निर्माण कराया है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी कि गुलाम वंश में अगर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम वंश का शासक होता है और इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया है। लेकिन वास्तविक दिल्ली सल्तनत की स्थापना अगर देखें तो वो कौन है, इल्तुतमिश है। और खास करके देखें तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किससे संबंधित क्वेश्चन है, कैसे हुई? तो पहला करा कि चौगान क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने पर हुई, बी में करा कि रथ क्रीड़ा के दौरान रथ से गिरने पर हुई, सी में करा कि पासा क्रीड़ा के दौरान हार जाने पर हुई, हार्ट अटैक कर गया, इसका कहने का संशय है। डी में है कि इनमें से कोई नहीं। अगर आप देखें तो पहला ए ऑप्शन क्या होगा, चौगान क्रीड़ा के दौरान अश्व से यानी कि घोड़े पर से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान यानी कि पोलो की तरह खेला जाता है और इस तरह से देखें, यानी कि इसकी लंबी कहानी है चौगान कैसे खेला जाता है। यानी कि दूसरे किसी के सिर को, यानी कि हारे हुए शासक के सिर को काटकर वहां पर उसको हिट किया जाता है स्टिक से और उसको चौगान ये लोग कहते हैं। यानी कि पोलो की तरह से यहाँ पर होता है, लेकिन पोलो में क्या होता है, बॉल होता है और यहाँ चौगान में क्या होता है, लोगों के सिर होता है, सिर पर ये लोग हिट करते थे। इस तरह से देखें तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन में है मोहम्मद गौरी और डी में है बलबन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था और इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? मतलब गुलामों का गुलाम वैसा व्यक्ति जो किसी का गुलाम था, ठीक है, गुलामों का गुलाम था, यानी कि जो जिसका ये गुलाम था वो भी किसी और का गुलाम था। मतलब वह व्यक्ति कौन है जो किसी का गुलाम था, लेकिन इसका जो मालिक था वो भी क्या था, किसी का गुलाम था। तो पहला दिया है कि ऐबक, बी में दिया है इल्तुतमिश और सी में दिया है मोहम्मद गजनवी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और वही इल्तुतमिश है जो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और खास करके देखें तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक था, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक और उसके गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत के रूप में स्थापित किया था। अगर हम देखें यहाँ पर तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेंस यहाँ पर है, इल्तुतमिश और सी में है बलबन और डी में है अलाउद्दीन खिलजी। अगर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ऐबक ने किया था, लेकिन ऐबक ने लाहौर में भी राजधानी इसका रखा था, बाद में दिल्ली स्थानांतरित करता है। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो यहाँ पर देखा जाए तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहा जाता है और यह यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था कौन, बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थे? तो यहाँ पर पहला दे रहा है रजिया, बी में है रानी रुद्रमा और सी में है रानी दुर्गावती और डी में है चांद बीबी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अगर देखें तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा और यह रजिया थे। रानी रुद्रमा और रानी दुर्गावती देखें तो ये यहाँ पर देखा जाए तो यह गोल्डन क्या कहते हैं, गोलकुंडा की शासिका हुआ करती थी। रानी दुर्गावती जो है यह अहमदनगर की शासिका हुआ करती थी और इस समय देखा जाए तो इन दोनों यानी कि गोलकुंडा और अहमदनगर पर अकबर ने क्या किया था, उसको विजित कर लिया था और यह अकबर के समकालीन इनको कहा जाएगा। फिर उसके बाद चांद बीबी जो है यह आगे देखे तो यह आगे चलकर यानी कि सबसे आगे यानी कि चांद बीबी, ये भी क्या अकबर के शासन के काल में इनको भी एक अगर देखे तो ये भी क्या थी, समकालीन थी। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों के बाद की शासक हुआ करती थी। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान, जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार यानी कि नौरोज
को आरंभ किया था, नौरोज को आरंभ किया था। तो आप जानते हैं यहां पर दिया है कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको कहेंगे, इल्तुतमिश, फिर बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो नौरोज त्योहार को शुरू करने वाला व्यक्ति बलबन था, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब यहां पर है कि जैसे अब सवाल उठता है कि बलबन तो इतना क्रूर शासक था, लौ एवं रक्त की नीति अपनाता था, अफरासिया वंश से अपना जोड़ता था, नहीं अपना डीएनए, तो फिर नौरोज त्यौहार यानी कि इतना जो लिबरल एक त्यौहार है उसको क्यों अपनाता था। कहने का मतलब है कि नौरोज त्यौहार यह ईरानी त्यौहार है, ईरानी त्यौहार है, अफरासिया वंश से अपने आप को संबंधित मानता है, ठीक है, यानी कि अपने आप को एक उच्च कुल के डीएनए से आप क्या करता है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अफरासिया वंश से। और ये अफरासिया वंश जो है नौरोज यानी कि ईरान में चलता था और ईरान का नौरोज त्यौहार हुआ करता था। तो फिर इसको प्रूव करने के लिए नौरोज त्यौहार को बलबन ने क्या किया था, इसको प्रचलित किया था, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। पहला यहां पर है गुलाम वंश, बी में है खिलजी वंश, सी में है तुगलक और डी में है लोदी। तो यहां पर अगर सबसे कम समय तक शासन करने वाला अगर वंश है 5 दिल्ली सल्तनत के अगर वंशों में, तो वह है खिलजी वंश है। और खिलजी वंश में देखें तो यह हो जाएगा यानी कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी में, यानी कि मात्र इनकी शासनकाल जो होती है यह 30 वर्ष तक ही होती है। इस वर्ष यानी कि इस वंश के लोगों ने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट यानी कि क्या क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा खिलजी वंश, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी भी इसको कहा जाता है, सिकंदर ए सानी, और यहाँ पर सिकंदर सानी ये भी नाम प्रचलित है, कि उपाधि धारण की थी। पहला है सिकंदर लोदी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक और सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है बलबन। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। जैसे अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के बारे में हम लोग जानते हैं, वह विश्व विजेता बनने की कोशिश कर रहा था और बना भी था, खास करके देखा जाए सफल भी हुआ था। लेकिन उसी तरह की विश्व विजेता अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनने के लिए यहाँ पर एक बेड़ा उठाया था, अपने आप को विश्व विजेता भी बनने के लिए। यह यानी कि इसका देखें तो इसका उद्देश्य था। तो विश्व विजेता बनने के लिए उत्तर भारत में देखें तो ढेर सारे शासकों पर क्या किया था, अभियान किया था और यहाँ पर विजय भी पाया था। फिर दक्षिण भारत में भी देखें तो कई शासकों पर इसने अभियान किया था और वहाँ पर भी विजय पाया था। अपने आप को सोच लिया था कि हम भी क्या करेंगे, विश्व विजेता बनेंगे, ऐसा इसने सपना बुनने लगा। लेकिन यह इसकी सपना पूरा नहीं हुई। लेकिन इस तरह से देखें तो सिकंदर ए सानी का मतलब है विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखना, और ये कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। ऑप्शन है जफर खां, ओलुग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जफर खां की मृत्यु मंगोल के विरुद्ध युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। ये सब जितने भी हैं ये चारों यह अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसमें जफर खां की मृत्यु होती है मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच कौन सी नदी सीमा बनाते थे। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और रावी नदी। ये ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, सिंधु नदी दोनों के बीच में सीमा रेखा बनाती थी। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों रणथंभौर, गुजरात, वारंगल तथा चित्तौड़ का सही कालक्रम क्या है। अगर हम देखें इन सब क्षेत्रों पर इसका विजय अभियान, तो पहले हुआ था गुजरात पर हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था रणथंभौर पर हुआ, फिर उसके बाद चित्तौड़ पर, फिर उसके बाद वारंगल पर हुआ था। और ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। 45 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 46, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है। पहला है जफर खां, बी में है ओलुग खां, सी में है नुसरत खां, डी में है मलिक काफूर। मलिक काफूर को ही हजार दिनारी के रूप में जाना जाता है। मलिक काफूर एक क्या था, एक हिजड़ा था, और खास करके देखें तो इसको हजार दिनारी कहा गया है। हजार दिनारी इसलिए क्योंकि इसको 1000 दिनार देकर इसको खरीदा गया था, और यह कहाँ लाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लाया गया था।
जो कि देखे तो यह कहने के लिए हिजड़ा था, लेकिन दक्षिण भारत में अगर विजय अभियान किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो इसी के नेतृत्व में किया गया, और हर जगह इसकी विजय अभियान इसके नेतृत्व में मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था इसके नेतृत्व में सब जगह वह सफल भी होता है। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो डी यानी कि मलिक काफूर को जाना जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, अलाउद्दीन के निम्न सेनाध्यक्षों गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां तथा उबीर खां में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तुगलक का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, और यही गाजी मलिक था जो अध्यक्ष था सेनापतियों का, यानी कि सेनाध्यक्ष था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, और आगे चलकर तख्ता पलट किया। जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी तख्ता पलट करता है और फिर एक नया वंश यानी कि तुगलक वंश की स्थापना करता है, और ये हो जाएगा कौन, मलिक गाजी मलिक, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कहें दिल्ली सल्तनत का तो वह व्यक्ति हमको खोजना है। अकबर से भी पढ़ा लिखा अगर कहें, अकबर तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, ठीक है, कॉमन सेंस उसकी थी, जलवा था, पूरा हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, लेकिन यहाँ पर अगर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति अगर कहें तो कौन था, ए ऑप्शन में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है कि फिरोज शाह तुगलक, और सी में है सिकंदर लोदी, और डी में है अलाउद्दीन खिलजी। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। यह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का निपुण था। इसके अलावा और भी बहुत सारी की विद्वता इसकी थी और भी क्षेत्रों में, लेकिन इसकी 5 योजनाएं जो आती है, परियोजनाएं जो आती है मोहम्मद बिन तुगलक का, और वह सब असफल हो जाती है। और असफल होती है क्यों, क्योंकि वह समय के आगे की बातों को सोच लेता था। जो तत्कालीन समय में वहाँ के साम्राज्य के जितने भी लोग होते थे, या ऑफिसर ग्रेड के जो व्यक्ति होते थे, या उसके जो राजकाज के जो मतलब कि सेनापति होते थे, वो समझ नहीं पाते थे। और खास करके देखा जाए तो ये एक बात का आलोचना का शिकार हो गया कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, यह एक पागल सुल्तान है, ठीक है, कि जनता को हमेशा परेशान करते रहता है। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है, तो इस तरह से देखें, लेकिन यह सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति काफ़ी योग्य थी। इसकी योग्यता को आप देख सकते हैं, खगोल शास्त्र अपने आप में, महाभारत है, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का निपुण, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। होली के त्यौहार में, होली त्यौहार किसका है, हिंदुओं का एक पर्व है, त्यौहार है, मुख्य त्यौहार है, और उस हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेने वाला अगर देखा जाए तो कोई पागल सुल्तान ही हो सकता है, ठीक है। वह पागल सुल्तान कौन था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको धर्म से कोई मतलब नहीं था, धर्म हालांकि वो मुस्लिम था इसका, लेकिन यह यहाँ पर देखे तो ये काफ़ी योग्य था, ठीक है। अब इसकी प्रशासन में यहाँ पर धर्म आड़े नहीं आ पाता था, और यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से यह मोहम्मद बिन तुगलक हमारा क्या होगा, ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। शासक के निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। अब किसके बारे में बदायूं ने यह टिप्पणी किया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से अब मुक्ति मिल गई। मतलब उस शासक के मरने के बाद यहाँ पर बदायूं के द्वारा यह टिप्पणी किया जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। यह किस शासक के बारे में यह कोटेशन कहा गया है, यह पंक्तियाँ कही गई है। अगर देखें तो पहला दे रहा है फिरोज तुगलक, और बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, और आगे देखें तो बलबन और हुमायूं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यह सबसे ज़्यादा परेशान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जनता को परेशान किया था अपनी असफल योजनाओं के तहत, और यही इसको कहा जाता है पागल सुल्तान के रूप में इसको घोषित किया जाता है। यानी कि 50 का बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से देखें तो हमारा 50 क्वेश्चन का यह सेट भी आज समाप्त होता है। इसी तरह का और भी सेट आपको देखने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप इसको शेयर भी करिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।